हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और हम किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सके जॉब करते करते। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी जॉब करता है कहीं पे और वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपना उसका कोई स्टार्टअप करने का माइंडसेट है। तो वो ये चाहता है कि जॉब के साथ साथ मैं कैसे थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपना स्टार्टअप शुरू करूँ। ठीक है, तो स्टार्टअप का माइंडसेट बच्चे का है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है किसी भी काम को करने के लिए। स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आपके पास आपकी जॉब हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो आपके पास। उस केस में टाइम को समझना, टाइम को मैनेज करना, ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल रोल होता है। और हर बच्चा या हर कोई इसको नहीं कर पाता। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझता कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। दरअसल मैं बता देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना और उस टास्क पे लगाना, उस काम पे लगाना जिसको हम करना चाहते हैं। एक तो होता है कि भाई रूटीन वर्क है आपका, एक होता है आपका रूटीन वर्क है जो आपको डेली करना ही करना है। और कई बार रूटीन वर्क में टाइम इतना ज़्यादा चला जाता है कि दूसरा कोई काम करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो उसी चीज़ को देखते हुए बनाया गया है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों से टाइम को सेव करना सिखाया गया है ना। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करना सिखाया गया है, प्लस अपने टाइम को सेव कर करके आप कैसे अपने उस टाइम को दूसरी जगह लगा सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता क्या है एक्चुअली। देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके हाथ से निकल गई तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आनी। ये चीज़ें आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत भली बात ही पता है हम लोगों को कि अगर एक बार कोई टाइम निकल गया, अगर आज का दिन आपके हाथ से और मेरे हाथ से निकल गया तो वो लौट के कल नहीं आएगा। भले ही आप इस दिन के लिए 1,00,000 रुपये तक खर्च कर दो, 1 करोड़ रुपये तक खर्च कर दो, वो टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। एटलीस्ट अगर ये मिनट जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनट निकल गई तो ये लौट के दोबारा नहीं आएगी। तो ये तो होता है कि भाई टाइम का इम्पोर्टेंस, कि भाई जो वक्त आपके हाथ से जा चुका है उसको आप दोबारा किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकते। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि मैं 5 साल और ख़रीद लूँ या 10 साल और ख़रीद लूँ अपने, तो शायद वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है ही नहीं, ना उसको आप खरीद सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको बताई गई है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको। दूसरा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है? अवॉइड टाइम वेस्टिंग। अवॉइड टाइम वेस्टिंग क्या होता है कि भाई आप सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हो। जहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टाइम वेस्ट की। जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको कैसे सेव किया जाए। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोग या हम लोग मैक्सिमम टाइम कहाँ पे ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आजकल अगर सबसे बड़ी मुसीबत है टाइम वेस्ट होने की तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब जैसे आजकल अगर आप फेसबुक पे रील देखते हो या फेसबुक पे कुछ अननेसेसरी की चीज़ देखते हो या आप यूट्यूब पे देखते हो या आप इंटरनेट पे देखते हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है वो होता है रील्स के ऊपर। रील्स मतलब 1-1 मिनट की जो 2-2 मिनट की रील्स होती है ना, जो एक बारी आपने शुरू की
तो फिर आप शुरू करते चले जाएंगे, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा कहाँ आपके गुम हो गए, आपको खुद को भी पता नहीं लगेगा। ठीक है। या अननेसेसरी की मूवीज़ देखने में या अननेसेसरी की कुछ ऐसे चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे रहते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है फ़िलहाल। ठीक है। अब ये टाइम वेस्ट करते कौन है, सबसे पहले उनको समझो आप। ये टाइम वेस्ट वो बंदे करते हैं जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जिनके पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम नहीं होता कि वो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सके। तो वही बच्चे अपना टाइम सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पे वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह पे टाइम को बहुत ज़्यादा ख़राब करते रहते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास काम होता है, जिन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है ना, अपने काम से पता नहीं अपने लिए पर्सनली कैसे कैसे वो टाइम निकालते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि टाइम की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। तो जो फ्री बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव बच्चे होते हैं जिनको एक एक मिनट का पता है कि मुझको इस टाइम क्या करना है, उस टाइम क्या करना है, इस समय मुझे ये करना है, वो करना है, उसको ऑलरेडी पूरी क्लैरिटी होती है कि वो अपने टाइम को सही से मैनेज कर रहे हैं। अब चलते हैं टाइम वेस्टिंग को आपको बचाना है सोशल मीडिया पे या जहाँ जहाँ भी आप टाइम वेस्ट करते हो। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जाके अपने 2-3 दिन ख़राब करते हो, एटलीस्ट वहाँ जाने का कोई मेन पर्पस नहीं होता, या ऐसी एटलीस्ट दोस्तों के साथ चले गए जहाँ जाने का कोई पर्पस नहीं, कोई मेन मकसद नहीं है, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करते हो, तो उनको भी थोड़ा सा आप सेव करें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊँगा टाइम बचाने का एक क्रिटिकल टॉपिक, एक क्रिटिकल सजेशन रहेगा मेरा। वो ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे अपने टाइम को बचाकर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ अलग से करना चाहते हैं। सबसे पहले आता है कि डेलीगेशन। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जब भी आप टाइम को सेव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप वर्क डेलीगेशन सीखना होगा। वर्क डेलीगेशन क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो ऑलरेडी भाई यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो कहीं भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम की एक्चुअल में कमी होती है और वो सेव करना चाहते हैं अपना टाइम। तो ये जो क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है मैं उन्हीं बच्चों को दे रहा हूँ जिनके पास टाइम की एक्चुअल में कमी है और वो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेज करके कुछ और चीज़ में लगाना चाहते हैं उस टाइम को। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आता है वो आता है वर्क डेलीगेशन। अब वर्क डेलीगेशन में भी कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जिनका माइंड सेट होता है कि वो डरते हैं वर्क को डेलीगेट करने से। वर्क को डेलीगेट मतलब कि किसी दूसरे बंदे को अपना काम देने से डरते हैं। विद एग्जांपल मैं कुछ बंदों की बात ले लेता हूँ। जैसे मान लो कोई मैनेजर है किसी कंपनी के और ऑलरेडी भाई मैनेजर जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब उसको एक छोटी सी टीम मिली हुई होती है, तो वो क्या करता है उस टीम में अपना वर्क डेलीगेट कर देता है। लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसको वो डेलीगेट नहीं करता, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसको वो डेलीगेट नहीं करता। अब वो टास्क क्या होते हैं, वो क्रिटिकल टास्क होते हैं। वो टास्क होते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, टाइमली डिलीवर्ड ना होने का डर रहता है ना, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा चिंता होती है उसमें। तो इस तरह के कुछ वर्क्स होते हैं जो डेलीगेट नहीं करते। अच्छा, इसका एक दूसरा पर्पस भी है। कुछ लोग वर्क को इसलिए भी डेलीगेट नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। अब परफेक्ट कैसे मानते हैं, थोड़ा उस चीज़ को समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है बेटर देन मी। उनका मानना ये होता है कि ये काम तो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये काम मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। देखो, जब तक आप किसी काम को किसी को नहीं देते, किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तब तक तो ये गलतफहमी आपके मन से दूर ही नहीं हो सकती। क्योंकि एटलीस्ट हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो आपसे बेहतर आपका जूनियर कर ले, आपका कलीग्स कर ले, है ना, या आपकी कंपनी का जो नीचे वाला बंदा है वो कर ले, क्योंकि आपने दिया नहीं ना वो काम किसी को। तब तक ही आप अपने आप को बेहतर बताओगे जब तक आप वो काम किसी को दे नहीं देते। जिस दिन आपने वो काम दे दिया किसी को और सही से उसको समझा दिया कि उस काम को किस तरीके से करना है, किस
प्रोसीजर का ध्यान रखना है, किस चीज़ों को फॉलो करना है ना, कितना क्रिटिकल रोल है। जब भी आप इसको समझा के सही बंदे के हाथ में वो काम दोगे तो आपका ये मुखालता, ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता इसका। तो डेलीगेशन से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये उन बंदों की बता रहा हूँ जो डरते हैं, जिनके अंदर एक डर होता है कि यार मैं दूसरे को दूंगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट वो होता है क्वालिटी एंड टाइम सफरिंग, कि भाई आपको ये डर भी होता है कुछ बंदों को कि यार वर्क में वो क्वालिटी और वो टाइमली जो डिलीवर करने का जो मेरा टाइमली जो मैं डिलीवर करता हूँ किसी प्रोजेक्ट को, वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि ना तो वो क्वालिटी दे पाएगा बंदा और ना ही वो टाइमली इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएगा या इस काम को डिलीवर कर पाएगा। तो ये भी एक डर होता है एक मैनेजर्स के अंदर या एक सुपरवाइजर के अंदर या एक ऐसे लीडर के अंदर जो कि टाइम को डेलीगेट करना नहीं जानता। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि विश्वास नहीं होता आप लोगों को। विश्वास मतलब कि भाई आप एक किसी पे ट्रस्ट करते ही नहीं कि ये काम मेरे से बेहतर कोई कर सकता है। अब इसमें कई बार क्या होता है, कई बार लीडर्स या मैनेजर्स या जो अच्छे पोस्ट पे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्क तो डेलीगेट कर देते हैं, कि यार एक काम करना है योगिंदर, ये काम आप कर दो, ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई उनको एक डर होता है क्रेडिट का। क्रेडिट मतलब अगर उसके जूनियर ने वो काम से अच्छा कर दिया तो फिर क्रेडिट तो उसके पास चला जाएगा ना, डेफिनेटली जाएगा ही, क्योंकि जिस बच्चे ने उनसे बेहतर, उनसे टाइमली वो काम करके दिखा दिया, तो क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट उसी बंदे को जाएगा ना जिससे उन्होंने कराया। तो एक ये भी बहुत तगड़ा डर रहता है कि वर्क तो ट्रांसफ़र कर देते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं करते। और एक्चुअल में जो बंदा जो एक लीडर होता है, जो एक बहुत ज़बरदस्त लीडर हो, वो वर्क के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वो अपने जूनियर को दिखाता है कि सर ये बेस्ट लीडर है, मतलब बेस्ट है मेरी टीम के अंदर, ये बच्चा बेस्ट है, इसको जो भी काम दिया जाए वो बहुत अच्छे से करता है, बहुत डेडिकेशन के साथ करता है। तो एक ये भी डर होता है क्रेडिट का। क्रेडिट ट्रांसफ़र का डर सबसे ज़्यादा उन बंदों को होता है जिनको ये लगता है कि यार अगर मैं इस बंदे को काम दे दूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू कम हो जाएगी या मुझको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि अगर आप बेस्ट लीडर हो ना तो वर्क को डेलीगेट करो, और डेलीगेट करने के बाद अगर अकाउंटेबिलिटी दूसरे बंदे की बन रही है तो उसको बनाओ, ये आपकी पहचान है, क्योंकि आप एक लीडर हो। वो बंदा लीडर नहीं है भाई, ऑलरेडी आप उसके बॉस हो, तो लीडर आप हो, तो अकाउंटेबिलिटी और उसको वर्क का जो भी प्रोसेस होता है वो समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चलते हैं पांचवा क्रिटिकल पॉइंट पे। पांचवा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल। अब ये लॉस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि यार अगर मैं ये काम अपने जूनियर को दे दूंगा, अपने कलीग्स को दे दूंगा या किसी दूसरे बंदे को दे दूंगा तो इस वर्क से मेरा कंट्रोल हट सकता है। कंट्रोल मतलब कि अगर मैं करूंगा तो मेरा कंट्रोल रहेगा, लेकिन अगर दूसरे को दे दूंगा तो उसका कुछ पता ही नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ा डर होता है कि बंदे वर्क को डेलीगेट नहीं करते। और एक सबसे बड़ा डर बताऊं मैं आपको, छोटे छोटे स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा डर ये होता है कि वो लोग अपने काम को दूसरे को ट्रांसफ़र करने से इसलिए भी डरते हैं कि यार कल को एक कंपटीशन में ना आ जाए, कल को ये मेरा कॉम्पिटिटर बन के मेरा वो ना खा जाए। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही है, उनके बिजनेस भी तो खा चुके होते हैं। एक कंपनी में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, वो भी तो कंपनी बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वर्क डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि कोई आपके कंपटीशन में आ जाएगा या कोई आपकी जॉब छीन लेगा या कोई आपकी गद्दी छीन लेगा, ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता। या आपका क्रेडिट छीन लेगा, जो आपका है वो तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे आदमी डेलीगेशन करने से बचते हैं। अब डेलीगेशन का मैं फ़ायदा बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब भी आप वर्क को डेलीगेट करते हो तो वर्क को डेलीगेट करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रीशियस टाइम होगा, जो क्वालिटी टाइम होगा,
आप उस चीज़ के लिए निकाल पाओगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वर्क है, यानी कि जो टॉप प्रायोरिटी वर्क है ना, आप उस पर फोकस कर पाओगे। क्योंकि अगर ये काम कोई और कर लेगा तो आप किस पे फोकस करोगे? आप और ज़्यादा बेटर वाले वर्क पे फोकस करोगे ना, यानी कि अप साइड जाओगे, डाउन वाला काम तो नहीं करोगे ना। तो आप उन वर्क पे जो टॉप प्रायोरिटीज़ के हैं, टॉप मोस्ट क्रिटिकल है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए या आप खुद के बिजनेस के लिए, आप उस पर फोकस करोगे। तो डेलीगेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पे थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है और आप एक अच्छे थोड़ा सा टाइम सेव करके अपने उस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकते हो, उस क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेलीगेशन का और डीपली समझने के लिए कि अगर वर्क आप डेलीगेट कर लो तो ये जो 5 मैंने आपको डर बताए ना, ये डर भी खत्म हो जाएंगे जब आप इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को समझोगे। अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? जब भी आप किसी को वर्क डेलीगेट कर दो तो डेलीगेट करने से पहले आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 क्या होता है? एनालिसिस, असाइन। एनालिसिस और असाइन क्या होता है? सपोज मान लो आप अपना वर्क किसी को डेलीगेट कर दो, तो जब डेलीगेट कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नंबर 1 एबिलिटी, यानी कि जिस बंदे को आप काम डेलीगेट कर रहे हो, क्या उस बंदे के अंदर वो योग्यता है, वो एबिलिटी है कि वो उस काम को कर पाएगा। और दूसरा होता है इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है कि भाई उस बंदे की इच्छा भी है काम करने की। मान लो आपने वर्क तो डेलीगेट कर दिया लेकिन उस बंदे की इच्छा ही नहीं है काम करने की, वो तो चाहता ही नहीं काम करना, वो तो चाहता है कि आप ही खुद कर लो, वो काम से बचना चाहता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 एबिलिटी और दूसरा इंटेंशन, कि भाई बच्चा योग्य होना चाहिए, जिस काम को भी आप डेलीगेट कर रहे हो क्या वो उस काम करने के योग्य है, या फिर वो इंटेंशन भी ले रहा है, वो उसमें रुचि भी दिखा रहा है काम को करने में, या वो रुचि नहीं दिखा रहा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको विद एग्जाम्पल कि भाई मान लो सपोज आपका एक साड़ी का शोरूम है, ठीक है। अब साड़ी का शोरूम थोड़ा सा बड़ा है और आपने 4-5 कैटेगरी की साड़ी रखी है, जैसे सिल्क हो गई, कॉटन्स हो गई, है ना, इस तरह की रखी हुई है। अब बच्चे को आपने हायर कर लिया। अब बच्चे को 2-3 क्लाइंट्स आए तो आपने बोल दिया कि बेटा जाके कॉटन साड़ी ले आओ। अब वो गया, उसने देखा, उसको पता ही नहीं है कहाँ रखी है कॉटन साड़ी, कहाँ पे रखी है ना। फिर दूसरी चीज़ आपने वो जाके टाइम वेस्ट करके आगे आपसे पूछेगा, दोबारा जाके निकाल के लाएगा। अब दोबारा उसको जाए या उसको बार बार याद न रहे या वो भूल जाए, है ना, कुछ इस तरह का होने लगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि सपोज मान लो आपके क्लाइंट्स है कुछ, उनके साथ मीटिंग करनी होती है आपको फ़ोन कॉल पे, और आप चाहते हो कि यार फ़ोन कॉल पे मीटिंग मैं नहीं करूँगा, मैं एक बंदा हायर कर लेता हूँ, फ़ोन कॉल पे मीटिंग वो कर लेगा, या फ़ोन कॉल पे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो लड़का जवाब दे देगा सवाल का। अब आपने बंदा हायर कर लिया। अब क्लाइंट्स उससे बात कर रहे हैं लेकिन उस बच्चे को यही नहीं पता कि भाई उसको बात क्या करनी है, किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, कैसे बात करनी है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती थी? एबिलिटी की, यानी कि बच्चा योग्य नहीं था वो काम करने के, लेकिन आपने क्या किया, उसको वर्क दे दिया, उसको पता नहीं है अभी कुछ भी। या तो ऐसे बंदे को दो जिसको एक्चुअली में सब कुछ पता हो, ताकि परफेक्शन के साथ वो बहुत कम टाइम में आपका काम करके दे दे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आता है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग क्या होती है कि चलो मान लो आपने एक बंदा एनालिसिस कर लिया, है ना, असाइन कर लिया, आपने एक अच्छा बंदा अपने नीचे लगा दिया वर्क डेलीगेशन के लिए, लेकिन आपने उस बच्चे को बताया कुछ नहीं। बताया इन द सेंस कि भाई आपका क्या काम है, कैसे होता है, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है, किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना है, कौन सा SOPs फॉलो करना है ना, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको रूटीन वर्क में अपडेट करना है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना आपके रूटीन वर्क में। अब मान लो आपने उसको वर्क तो डेलीगेट कर दिया लेकिन आपने उसको ब्रीफिंग नहीं की, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं समझाया कि काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उस केस में भी आप जिसको भी वर्क डेलीगेट करते हो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए ब्रीफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर आपने ब्रीफिंग अच्छे से कर दी तो आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अब सपोज मान लो आपने बंदा असाइन कर लिया है ना, एनालिसिस कर लिया, असाइन कर लिया, उसके बाद आपने ब्रीफिंग भी बहुत अच्छे से कर दी, बंदे को समझा दिया। लेकिन इसमें भी लास्ट का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आप दोनों के बीच। आप उससे आधे घंटे में या 1 घंटे में फ़ोन करके पूछ सकते हो कि योगेंद्र कितना काम हुआ, या अजय मैंने आपको एक काम दिया था बेटा कितना काम हुआ। अगर वो बंदा काम कर रहा होगा, आपका दिया हुआ काम कर रहा होगा, तो वो बता देगा कि सर 10 मिनट लगेगी या 15 मिनट लगेगी, या आधा काम कंप्लीट हो चुका है या पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, वो आपको बता देगा। लेकिन सपोज आपने उस बंदे को वर्क डेलीगेट कर दिया, ब्रीफिंग कर दी और उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं किया, तो उस केस में क्या हो, मान लो सपोज आपने आज पूरे दिन उससे कम्युनिकेशन नहीं की, अगले दिन आपने उससे आगे पूछा कि योगेंद्र मैंने आपको कोई काम दिया था, क्या वो काम हुआ? उसने बोला कि सर मैं तो कर नहीं पाया, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। अब मान लो आपको वो प्रेजेंटेशन या वो रिपोर्ट उसी टाइम सबमिट करनी है, तो आपका बीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो अगर आपने उसी टाइम 1-1.5 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन किया होता, तो शायद जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आज खड़ी हुई है इन द मॉर्निंग, वो प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती। या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपने वर्क डेलीगेट कर दिया, लेकिन जिस बंदे को वर्क डेलीगेट किया उससे कम्युनिकेशन नहीं किया। कम्युनिकेशन नहीं किया तो सिंपल सी बात है, वो काम हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे पता लगेगा आपको? कौन बताएगा? ये तो वही बच्चा बताएगा ना जिसको वर्क डेलीगेट किया आपने। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स होता है टाइम को सेव करने का, कि वर्क को डेलीगेट कर दो और वर्क को डेलीगेट करके अपना टाइम उस जगह लगाओ जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइम मैनेजमेंट में, जैसे हाउ टू यूज़ 1+1+1 रूल, ये कल समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद 1 to 5 रूल, ये कल समझाऊंगा। पेरेटो प्रिंसिपल्स आपको कल समझाऊंगा, है ना। पार्किंसन लॉ एक नियम होता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नियम है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा जो कि मैंने आपको बताया कि भाई टाइम मैनेजमेंट को लेके आपको किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान। तो जो बचे हुए क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे आपको समझने में, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं हम अपने टाइम मैनेजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें आप सीखोगे 1+1 रूल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।